गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड जोहार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैंने आपको लगातार शिक्षा के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों के माध्यम से, भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से आपका ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ाता जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं निरंतर ये प्रयास जारी रखूं। समझौते का आधार वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट नाउ इन दिस सेक्शन। हॉब्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में महान दार्शनिक ब्रिटिश चिंतक जेम्स हॉब्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। इनकी जीवनी, इनके कथा, इनके किताब लेवाइथन में किस प्रकार से सम्राट और पार्लियामेंट के बीच ब्रिटेन में जो कुछ चल रहा था, जो इनके विचारों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से उन्होंने मनुष्य और मनुष्य के समाज की परिभाषा को गढ़ा, और क्यों आखिर समाज की जरूरत पड़ी, क्यों राज्य बना, आखिर किस प्रकार के शासक की ये कल्पना कर रहे थे, और जब मनुष्य एक प्राकृतिक अवस्था में था तो किस प्रकार का जीवन जी रहा था, और आखिर मनुष्यों ने अपनी प्राकृतिक अवस्था को से निकल कर क्यों एक सामाजिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विभिन्न तथ्य को और विभिन्न विचारों को जो इनको। तो सबसे पहला कंसेप्ट होगा आज समझौते का आधार। आखिर लोगों ने एग्रीमेंट तो किया, तो किस बेस पे किया? क्या उस समय जब प्राकृतिक अवस्था थी तो उस समय ना तो कानून था, ना न्याय था, ना व्यवस्था थी, ना ही कुछ लिखे हुए मानदंड थे, तो आखिर किस आधार पर मनुष्यों ने आपस में समझौता किया? तो हॉब्स का कहना था कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, इन्फिनाइट है। मनुष्य के संवेग, उसकी संवेदना, उसके लोभ, उसके लालच, उसका स्वार्थपन, उसका शक्ति अर्जन करना, इन सभी के कारण मनुष्य हमेशा गतिशील रहता है। और मनुष्य की जब इच्छाएं गतिशील होगी तो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा लालायित होना पड़ेगा। और इसी के कारण मनुष्य चूंकि आपस में समान है, और समान होने के कारण उनकी आशाएं अलग अलग होगी। जब आशाएं अलग अलग होगी तो आपस में संघर्ष होगा, और संघर्ष के परिणाम वही विजेता कहलाएगा जिसकी पास शक्ति है, और शक्ति का अर्जन हमेशा जारी रहेगा। लेकिन मनुष्य ने ऐसी स्थिति में सोचा कि मेरा जीवन क्षणभंगुर है, विनाशी है, और मैं इस स्थिति से निकलना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक है कि मनुष्य ने समझौते के आधार को आगे बढ़ाया। और इसमें मनुष्य की इच्छाएं चूँकि जो अनंत थी, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत जरूर थी, लेकिन वो विवेकशील प्राणी था। और विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हॉब्स ने कहा कि विवेक और बुद्धि से एक नया नियम बनाया जाएगा, जिसको वह प्राकृतिक विधि कहता है। प्राकृतिक विधि मध्यकालीन विधि से काफ़ी अलग थी, या पूर्णतः भौतिकवादी था। अर्थात चूँकि आप जानते हैं कि थॉमस हॉब्स एक भौतिकवादी विचारक होने के कारण उन्होंने विवेक का नियम यह बताया कि जीवन का विनाश नहीं करना है, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है। सही शब्दों में कहे तो सुरक्षित बनाना है। वो पाश्विक स्थिति व अराजकता वाली स्थिति, अन्याय वाली स्थिति से आपको बाहर निकलना है, और इसके लिए आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक समझौता करना पड़ेगा। हॉब्स की प्राकृतिक विधि में अगर संक्षेप में कहा जाए, अगर एक लाइन में कहा जाए, तो आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप अपने साथ चाहते हैं। संक्षेप में और एक बार कहे तो आप स्वयं के साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करें, आप निश्चित रूप से प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकल जाइएगा। अब आते हैं सामाजिक समझौता। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, कैसे हुआ था? व्यक्ति और व्यक्ति के समुदायों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? समाज बनाया, और समाज आगे चलकर राज्य बना। राज्य निर्माण होता है और उसमें कुछ एग्रीमेंट होती है। इस एग्रीमेंट के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंप रहा हूँ, और निश्चित होकर आश्वस्त हूँ कि आप भी अपनी शक्तियों को इस शक्ति को या इस शासक को या इस शासक के समूह को सौंप देंगे। राजा या फिर राज्य इस समझौते का एक रिजल्ट है, परिणाम है, लेकिन यह समझौते का हिस्सा नहीं है। अर्थात राज्य या जो राजा है उन्होंने समझौता नहीं किया है, बल्कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर समझौता किया है और एक राज्य बनाया है जो इसका परिणाम है, और राजा इसका हिस्सा नहीं है। समझौता जो है दार्शनिक सत्य है, सैद्धांतिक है, जो किसी ऐतिहासिक पहलू का हिस्सा नहीं है। राज्य एक ठोस विवेक का परिणाम है। यह रिजल्ट किसका है? यह विवेक का परिणाम है। आपके विवेक,
हमारे विवेक से मिलकर राज्य बना है। राज्य, समाज और सरकार कृत्रिम संस्थाएं होती है। समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता है, सारे के सारे अधिकार राज्य को सौंप दिए जाते हैं। ये समझौते का परिणाम है भैया। तो इन विचारों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको लग रहा हो कि हॉब्स के विचार जो है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पूर्ण सत्तावाद लिखा हुआ है, या फिर व्यक्तिवाद समझिए। व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद, देखिए हॉब्स के विचार बहुत ही जटिल है, बहुत ही विशिष्ट हैं। उसे पूर्ण सत्तावादी राज्य का वर्णन करते हुए कहता है कि राज्य के प्रति आभार और निरंतर आज्ञा पालन करेंगे, क्योंकि लोग राज्य की शक्ति को ही उचित मानते हैं। राज्य है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो समुदाय है, और समुदाय है तो समाज है, और समाज है तो फिर राज्य है। अगर आप राज्य को सर्वे सर्वा मानते हैं तो अपने आप की अपनी शक्ति का आपको ख़त्म करना पड़ेगा। नागरिक कानून या विधि से साबित, नागरिक जो होते हैं वास्तव में कानून या विधि से शासित होते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, साबित नहीं बल्कि शासित होते हैं। और राज्य तो कृत्रिम है। अगर आपने विधि को तोड़ा तो कड़ी टूट जाएगी, और कड़ी टूटेगी तो फिर अराजकता का आमंत्रण हो जाएगा, और अराजकता जब आएगी तो आप पुनः वही स्थिति में पहुंच जाइएगा जिसका जिक्र थॉमस हॉब्स के विचारों में, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाइएगा, जहां पर मत्स्य न्याय होगा, अर्थात जिसकी शक्ति ज़्यादा है उसी की बोली होगी, उसी का बोलबाला होगा, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। बहुमत ने समझौते का निर्माण किया है, अतः अल्पसंख्यकों को उनका पालन करना ही होगा। कुछ खास लोग मिलकर इस बहुमत के समझौते को झुटला नहीं सकते हैं, टुकड़ा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स का मानना है कि राज्य संप्रभु व्यक्तियों को जोड़कर बना है। सभी लोगों ने एग्रीमेंट किया है, और आप संप्रभु को तोड़ नहीं सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। व्यक्ति का अधिकार राज्य में संचित हो चुका है। राज्य की शक्तिशाली, राज्य संप्रभु इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्होंने पूर्ण सत्तावाद का भरपूर समर्थन किया। किस प्रकार से उनके विचारों में व्यक्तिवादी लक्षण दिखते हैं, देखिए। राज्य चूंकि एक कृत्रिम संस्था है, यदि सरकार नागरिकों का दमन भी कर दे, उनको कुचल भी दे, उनके विचारों को खत्म कर दे, नकार दे, तो भी आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का विरोध करना अर्थात आप स्वयं अपना विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार कैसे बना है? सरकार तो लोगों के समझौते से बना है, और लोग अगर अपने ही समझौते का विरोध करेंगे, इसका मतलब है वो अपने ही विचार, अपने ही विवेक या बुद्धि को काट रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अतः आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वो व्यक्तिवादी हो गया। हॉब्स ने निरंकुश शासन, पूर्ण शक्तिशाली राजा का समर्थन किया और कहा कि पूर्ण शक्तिशाली राज्य को सर्वाधिकारी बनाया जाएगा। राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि आप इसे पूर्ण व्यक्तिवाद नहीं कहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति के सभी क्षेत्रों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, हॉब्स के विचार थोड़े से अनुवादी जरूर लगते हैं, क्योंकि उसने एक अनुवादी समाज की कल्पना की, क्योंकि राजा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। राजा को नश्वर ईश्वर बताया गया है, और राजा ही सब कुछ है। राजा अनिश्वर है, विवादित है, अविवादित है। अगला कंसेप्ट है सहमति का सिद्धांत। एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें सहमति का सिद्धांत क्या है? हॉब्स ने सरकार का सिद्धांत सहमति के सिद्धांत पर आधारित है। हॉब्स का जो सिद्धांत है, चाहे सरकार का जो सिद्धांत है, वो सहमति पर टिका हुआ है। व्यक्ति विवेकशील तथा सरकार का संस्थागत आधार प्रस्तुत करते हैं। मानव के आपसी समझौते का परिणाम शांतिपूर्ण राज्य की उत्पत्ति होती है। सभी व्यक्ति समान हैं। समझौते का परिणाम स्वरूप मनुष्यों ने स्वयं अपनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया है, ताकि शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट हो पाए, निश्चित रूप से अपने जीवन को हम लोग जी पाएँ। प्राकृतिक अवस्था निरंतर हमेशा झगड़ा वाला, संघर्ष वाला, अनिश्चय वाला, हिंसक मृत्यु वाला, भय वाला, ये सब चीज़ों से आपको अगर निकलना है तो समझौते का परिणाम राज्य का निर्माण था, और राज्य आपकी ये सभी चीज़ों से आपको बाहर करता है। अराजकता से बचने के लिए एक ही विकल्प है, असीमित शक्तिशाली राज्य का निर्माण। असीमित शक्तिशाली राज्य होना चाहिए, क्योंकि बड़े अराजक स्थिति में जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है, और ऐसे चरितार्थ वाले ऐसे कंडीशन में एक शक्तिशाली राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, शक्ति का पोषक है, शक्ति अर्जित करने वाला चाहता है, और अराजक स्थिति में तो और भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए
इस शक्ति का तोड़ एक ही है कि शक्ति को शक्ति से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं करते हैं, निरंकुश राज्य का निर्माण नहीं करते हैं, तो कुछ शक्तिशाली लोग इकट्ठे होकर संपूर्ण समाज का विनाश कर देंगे। इसलिए शक्ति से विरोध करने के लिए निरंकुश होना बहुत ही ज़रूरी है। संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति विशेष या एक राजा विशेष के पास होना चाहिए, ताकि वह जो मत्स्य न्याय वाली प्रणाली है उस व्यवस्था को ख़त्म कर पाए। जहाँ सर्वोच्च शक्ति का अभाव होगा वहाँ विधि का अभाव होगा, और जहाँ विधि का अभाव होगा वहाँ अराजकता की स्थिति आएगी, और जहाँ अराजकता की स्थिति आएगी वहाँ पर समझ जाइए कि आप पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुँच गए हैं। हालांकि सेवाइन का कहना है, यहाँ सिवान नहीं है बल्कि सेवाइन एक महान विचारक हैं, उन्होंने हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद के साथ कहा कि व्यक्तिवाद केवल और केवल एक साध्य है, साधन नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य व्यक्तियों का आत्मसंरक्षण करना है। आत्मसंरक्षण, आप जब तक जिंदा नहीं हैं तो आपकी स्वतंत्रता, आपका व्यक्तित्व, आपका आदर्श, आपके विवेक का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन, और जिस सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करता है, आत्मसंरक्षण की बात करता है, उसके विचारों में अगर देखा जाए तो सबसे अपरिहार्य है। अतः आत्मसंरक्षण के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, भले ही इसके लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गंवा दिया। वर्तमान समय में अगर थॉमस हॉब्स के विचारों की अगर प्रासंगिकता को ध्यान से पढ़ें तो थॉमस हॉब्स के विचार में व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी विचार बहुत ही बल मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में जब थॉमस हॉब्स के विचारों को ध्यान से ग्रहण किया जाएगा तो उसमें व्यक्तिवादी अप्रोच, व्यक्ति की पूजा की जाएगी, व्यक्ति विशेष को प्रधान दिया जाएगा। उसके बाद फिर उपयोगितावादी, जो अधिकतम लोगों को सुख देता है, अधिकतम लोगों को जिससे फ़ायदा होता है, वो विचार उपयोगितावादी सिद्धांत है। तो हॉब्स ने भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के विचारों को एक तरह से दरकिनार करके बहुसंख्यकों के विचार को अडॉप्ट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। उसके बाद उदारवाद के दार्शनिक आधार की भी इन्होंने नींव रखी है, क्योंकि उदारवाद भी कहता है कि व्यक्ति विशेष की प्रधानता दी जाए, अधिक से अधिक उसको खुलकर खेलने का मौका दिया जाए। उसके बाद सहमति के सिद्धांत को विस्तार मिला। आज जितने भी हम लोग एग्रीमेंट होते हैं, चाहे विदेशी संबंध हो, चाहे राज्य के संबंध हो, चाहे संघवाद का विस्तार हो, इस सब के सब विचार कहीं ना कहीं सहमति के सिद्धांत पर टिका हुआ है। महात्मा गांधी के विचारों में भी देखा जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहमति, समझौता को एक तरह से एग्रीमेंट किया, शांतिपूर्ण मीटिंग की, तशरीफ सिद्धांत को बल दिया। ये सहमति के आधार पर ही तो होता होगा। उसके बाद वैधानिक संकल्पना को केंद्र महत्व दिया, क्योंकि हॉब्स ने कहा कि अगर कानून नहीं है, कानून का महत्व नहीं है, कानून का शासन नहीं है, तो राज्य का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कानून को ही प्रमुखता दिया जाना चाहिए, व्यक्ति विशेष को नहीं, क्योंकि विधि को अगर आप प्रमुखता देंगे तो आप अराजक वाली स्थिति से बाहर निकल पाइएगा। तो कानून का शासन व्यक्तियों के शासन से बढ़कर होता है। कानून के द्वारा अगर किसी शासन व्यवस्था को रेगुलेट किया जाता है तो बेहतर होता है, अराजकता उससे कम होती है। आज वर्तमान में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनका शासन का जो मूल आधार है, चाहे एबी डाइसी के विचार को पढ़िए, चाहे लॉ ऑफ स्पीड पढ़िए, सभी में कानून के शासन को प्रमुखता दिया गया है। और ये कानून का शासन का जो व्यवस्था है वो एक समझौते का सिद्धांत है, राज्य का निर्माण है। लोगों ने आपस में सहमति की है, लोगों ने कुछ बातें को स्वीकार करने और अपने कुछ अधिकारों को त्याग कर समाज का निर्माण किया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हॉब्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और रही बात कुछ आलोचना की, तो थॉमस हॉब्स के विचार में बहुत हद तक एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना की गई है, एक शक्तिशाली राजा का कल्पना किया गया है, सब कुछ उसे दे दिया गया है, यहाँ तक कि अपने जीने का अधिकार तक उसको समर्पित कर दिया गया है। निश्चित रूप से वह एक निरंकुशवादी है, लेकिन यह निरंकुशता क्यों है, उसके विचारों में ऐसी विचार क्यों उभर कर आए? निश्चित रूप से संसद और पार्लियामेंट और जो एक तरह से राजा के बीच जो संघर्ष चल रहा था, ब्रिटेन में सब कुछ जो हो रहा था, उनके विचारों में झलक रहा था। ये विचार निश्चित रूप से आज समय भी प्रासंगिक है। जिस समाज में अगर अराजकता की स्थिति हो, घोर अन्यायपूर्ण हो वातावरण हो, वहाँ जहाँ हमेशा संघर्ष वाली स्थिति हो, जीवन का हमेशा छिन जाने का डर हो, वहाँ पर एक शक्तिशाली राज्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज चाइना को देख लीजिए, रसिया को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, ये सभी के सभी इन विचारों को पूरी तरह से अपनाकर अपने देश को चला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने थॉमस हॉब्स के विचारों को पूरी तरह से समेट लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो को मैं लगातार लाता रहूँगा। अगले विचारक के रूप में मैं थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक या फिर मैकियावेली या फिर कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारकों की जो व्यक्तिगत सोच और उसका समाज में प्रभाव इत्यादि को मैं जिक्र करूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।